हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस की जीत पर पीएम मोदी जी ने दी बधाई तो पाकिस्तानियों ने कर दी मोदी जी की जमकर तारीफ। जी हां, शहबाज और इमरान खान को दे दी बहुत बड़ी नसीहत। बताएंगे दोस्तों पाकिस्तानियों ने मोदी जी की तारीफ में क्या बात कही, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर यूएई और अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने खेला खाड़ी देशों में सबसे बड़ा अब तक का दांव, देखता रह गया चाइना। बताएंगे क्या है ये बड़ी खबर, और साथ ही साथ बताएंगे जहां रिहा होने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान को याद दिला दी 1971 की जंग में भारत से मिली हार वाली युद्ध। जी हां, तो दोस्तों हर तरह की आपको जानकारी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत जल्द ही सुपर पावर कंट्री बन जाएगा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई तो पाकिस्तानियों ने जमकर की मोदी जी की तारीफ। शहबाज इमरान खान को दे डाली नसीहत। बता दें पाकिस्तान में इस समय जारी राजनीतिक संकट में दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। इन सब के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी तारीफ पाकिस्तान में हर कोई कर रहा है। पीएम मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली विशाल जीत पर विपक्षी पार्टी को बधाई दी। उनकी इस बात की पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इसे अपने देश के नेताओं के लिए एक नजीर करार दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कर्नाटक में मिली जीत पर शुभकामनाएं दी। इस पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, पिछली बार पाकिस्तान में किसी पार्टी के हारने वाले नेता ने कब अपने राजनीतिक विरोधियों को बधाई दी थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़वी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद ये भारतीय ताकत है। फिर भी मोदी ने कर्नाटक चुनाव जीत पर कांग्रेस को बधाई दी। कांग्रेस ने करीब 3 दशकों बाद किसी विधानसभा चुनाव में इतनी विशाल जीत हासिल हुई है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भी सत्ता में बने हुए हैं और सबसे ताकतवर नेता है। उसके बावजूद भी उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने पर उनको बधाई दी। और ये दर्शाता है कि कैसे एक लोकतंत्र और कैसे एक राजनेता को व्यवहार करना चाहिए अपने विपक्षियों के समक्ष और देश की जनता के समक्ष। और ये सीख हमारे प्रधानमंत्रियों को लेनी चाहिए भारत से, ऐसा दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है। अब ऐसे में अगर आप भी मानते मोदी जी है तारीफ के लायक और भारत हमेशा से सभ्यता को लेकर जिया है, तो कमेंट में मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो अपनी राय अवश्य रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां रिहा होने के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान को याद दिलाई 1971 की जंग में भारत से मिली हार का वो पल। बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में तनाव देखने को मिला। लोगों ने गुस्से में सेना के अधिकारियों के घरों में आग लगा दी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर 17 मई तक रोक लगा दी है। अदालत से राहत मिलने के बाद पहली बार इमरान खान ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से किसी भी तरह की हिंसा में शामिल न होने को कहा। इमरान खान ने पूछा कि गिरफ्तार करना क्या फौज का काम है। उन्होंने कहा पुलिस को आना चाहिए था, लेकिन फौज आई। उन्होंने हमारे लोगों को डंडे मारे, मुझे डंडे मारे। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेता को आखिर किस तरह से लेकर जाया गया। मैंने जितने अच्छे काम किए हैं, अगर वो किसी और देश में होते तो नोबेल पुरस्कार मिल जाता। इमरान खान ने इस दौरान DGISPR पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तब आप बयान दे रहे थे, अब मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। जी हां, उन्होंने कहा आपने कहा है कि मैं एक पाखंडी हूं और जितना मैंने सेना को नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। तो DGISPR साहब ध्यान से सुनो, मैंने अपने देश का पूरी दुनिया में नेतृत्व किया है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे मैंने अपने देश को हर फोरम पर बचाया है। क्या मैं जब प्रधानमंत्री था तब सेना की इमेज अच्छी नहीं थी, लोग तब सेना को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब सेना प्रमुख ने मुझे धोखा देकर पाकिस्तान के सबसे बड़े अपराधियों को सत्ता सौंप दी तब लोग उनकी आलोचना करने लगे। आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, अपनी पार्टी बना लीजिए, क्यों आर्मी में रहकर अपने वक्त को खराब कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों बता दें रिहा होने के बाद इमरान खान ने पहली बार देश को संबोधित किया और इमरान खान ने देश को सन 1971 की जंग में मिली शिकस्त की भी याद दिलाई। इमरान ने बताया कि कैसे पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान से नफरत की जाती थी। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर यूएई और अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने खेला खाड़ी देशों में बड़ा दांव, देखता रह जाएगा चाइना। बता दें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पिछले दिनों सऊदी अरबिया में थे। यहां पर उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी के अपने समकक्षों के खास मुलाकात की। इन मीटिंग से इतर डोभाल ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS से भी एक खास मुलाकात की। MBS के साथ मिलकर डोभाल ने खाड़ी देशों में चीन के प्रभाव को कमजोर करने का वो फॉर्मूला तलाश लिया है जिसके बाद ड्रैगन
भी परेशान हो जाएगा। मध्य पूर्व देशों को भारत से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर ली है। इस प्रोजेक्ट को चीन को कमजोर करने वाला प्लान करार दिया गया है। अजीत डोभाल ने अपने अमेरिका और यूएई समकक्षों के साथ जो मीटिंग की उसमें सऊदी क्राउन प्रिंस MBS भी शामिल थे। इन नेताओं ने एक जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर चर्चा की जो मध्य पूर्वी देशों को रेल के जरिए आपस में जोड़ेगी। इस परियोजना का मकसद मध्य पूर्व को भारत से सड़कों, रेल और बंदरगाहों के जरिए जोड़ना है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में I2U2 समूह की बैठकों के दौरान ये विचार सामने आया जिसमें इजराइल भी शामिल है। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां कोर कमांडर के घर तोड़ फोड़ करने वालों को 72 घंटों में गिरफ्तार करे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ ने दिया आदेश। कहा 72 घंटों में दंगाइयों को गिरफ्तार करके पेश करेंगे। मिसाल बता दें, पाकिस्तान में बिगड़े हुए माहौल के बीच लाहौर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए PM शहबाज शरीफ ने कहा कि जले हुए कोर कमांडर हाउस की तस्वीरें दिल तोड़ने वाली हैं। इमरान ने शहबाज समर्थकों पर हमला बोलते हुए शहबाज ने कहा कि जो काम बाहरी दुश्मन दशकों तक नहीं कर पाया वो इमरान नियाजी और उसकी भीड़ ने कर दिखाया। PM शरीफ ने कहा कि इमरान खान, नियाजी और उनकी भीड़ किसी आतंकवादी या राज्य विरोधी समूह से कम नहीं है। इस तरह के कृत्य पर उन सभी लोगों को उचित सजा जरूर दी जाएगी जो इस मुहिम का हिस्सा थे। शहबाज शरीफ ने बताया कि कानून उन सब को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और उन्हें कानून और संविधान के मुताबिक सजा दी जाएगी। यह आतंकवादी भीड़ उन अधिकारियों को के स्मारकों, आवासों, कार्यालयों और शिविरों पर हमला करती है जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने कानून प्रवर्तन तंत्र को 72 घंटे का लक्ष्य दिया है कि आगजनी, तोड़फोड़, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, उकसाने और अपराध करने में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इन तत्वों का पीछा करने के लिए तकनीकी सहायता और खुफिया सहित सभी उपलब्ध संसाधनों को तैनात किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोहिनूर समेत अन्य कलाकृतियों को वापस लाने के लिए अभियान छेड़ेगा अपना भारत। दिल्ली में चल रही इसकी योजना बता दें, ब्रिटेन में संग्रहालयों में भारत के नायाब हीरे कोहिनूर से लेकर अद्भुत कलाकृतियां रखी हुई है। हालांकि उनको वापस लाने को लेकर कई बार आवाजें उठाई गई है। ब्रिटेन और कई अन्य देशों से कई कलाकृतियां वापस भी आई है। इन्हीं वही कोहिनूर हीरे को फिर से वापस लौटाने की चर्चाएं शुरू हो गई है। शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि भारत कोहिनूर हीरा, अन्य मूर्तियों के साथ औपनिवेशिक युग की कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक प्रत्यावर्तन अभियान की योजना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में नई दिल्ली में अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। द डेली टेलीग्राफ अखबार का दावा है कि यह मुद्दा PM मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापार संबंध भी अच्छे हैं। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां PM शेख हसीना ने कहा बांग्लादेश हिंद महासागर क्षेत्र में शांति के लिए भूमिका निभाने को प्रतिबद्ध। जी हां, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को कहा कि हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के लचीले भविष्य के लिए उनके बीच सम्मान और आपसी विश्वास की आवश्यकता है। ढाका में 2 दिवसीय छठे हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हसीना ने कहा कि हिंद महासागर न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में शांति के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि अन्य सभी देश भी ऐसा ही करेंगे। हिंद महासागर सम्मेलन के 6वें संस्करण का आयोजन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित विचारक संस्था बोले तो थिंक टैंक इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर किया जा रहा है। हसीना ने कहा कि एक तटीय देश होने के नाते बांग्लादेश सदियों से समुद्री गतिविधियों का केंद्र रहा है और वो कई क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय है। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन 25 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल और विभिन्न अन्य क्षेत्रीय समूहों जैसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी मुख्य भाषण दिया। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां चीन में उइगर मुसलमानों पर कहर जारी, कुरान रखने वालों के मोबाइल की हो रही जासूसी। बता दें चीन में उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। शिनजियांग प्रांत में उइगरों को बंधक बनाकर टॉर्चर किया जा रहा है। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को कुरान रखने या मोबाइल में धार्मिक फोटो या वीडियो रखने पर भी हिंसक चरमपंथी करार दिया जा रहा है। चीनी अधिकारियों ने उइगरों के फोन की निगरानी शुरू कर दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की 4 मई को एक रिपोर्ट के अनुसार शिनजियांग क्षेत्र की पुलिस ने 50,000 मल्टीमीडिया फाइल जारी कर उइगर मुसलमानों और तुर्की मुस्लिमों को हिंसक और
आतंकवादी बताया है। पुलिस की वेबसाइट से लीक मास्टर सूची 2017 से 2018 तक 9 महीनों के दौरान पुलिस ने झिंजियांग की राजधानी शहर उरुमकी में कुल 1.5 मिलियन मोबाइल फोन की लगभग 11 मिलियन खोज की। चलते अगली खबर की तरफ, जहां G7 के वित्त मंत्रियों ने यूक्रेन को समर्थन देने और रशिया पर पाबंदी लगाने का लिया संकल्प। बता दें, G7 समूह के वित्त मंत्रियों ने शनिवार को यूक्रेन को सहायता प्रदान करने का वादा किया और रशिया पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता जताई। जापान के निगाता में G7 समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक प्रमुखों को की 3 दिवसीय वार्ता समाप्त हो गई है। समूह ने एक बयान जारी कर महंगाई को काबू करने और कीमतें बढ़ने से सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करने वालों को मदद प्रदान करने का वादा किया। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के विकास के लिए अधिक स्थिर विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में सहयोग करने और विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर आर्थिक लचीलापन बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां बलूचिस्तान आर्मी कैंप पर तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान यानी TJP आतंकियों ने किया कब्जा। 40 पाकिस्तानी जवानों की हत्या। आपको बता दें पूरी खबर, पाकिस्तान में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं ने शहबाज सरकार की नाक में दम करके रखा है। नए आतंकी संगठन अब सिर उठाने लगे हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर हमलों में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। एक आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान यानी TJP ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने बलूचिस्तान में एक आर्मी कैंप पर कब्जा कर लिया है। संगठन के प्रवक्ता ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। प्रवक्ता ने दावा किया कि आतंकियों और सेना के बीच रात भर लड़ाई चली, जिसमें 40 सैनिक मारे गए। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। प्रवक्ता मोहम्मद कासिम ने अगले ट्वीट में कहा कि सेना कैंप की दीवारों को बारूद से तोड़कर भाग रही है। अब तक 40 जवानों की लाशें हमारे साथियों के सामने पड़ी हैं। फिलहाल इस संबंध में पाकिस्तान सेना ने कोई बयान जारी नहीं किया है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से पाकिस्तानी सेना पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने पिछले साल 262 आतंकी हमले किए, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिकों को ही निशाना बनाते हुए किया गया। ऐसे में बहुत ही शर्मनाक खबर दोस्तों पाकिस्तानी सेना के लिए, जो सिर्फ पाकिस्तान में मुंह चलाने का काम करती है। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का पूर्व PM इमरान खान पर हमला। कहा इमरान खान दगाबाज है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इमरान राजनीतिक नेता नहीं बल्कि दगाबाज है। 2014 से उन्होंने एक पंथ बनाया है। जी हाँ, पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को दगाबाज बताया है। इस सप्ताह की शुरुआत में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए सनाउल्लाह ने कहा कि ये किसी राजनीतिक दल या कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, इसके बजाय ये एक विशिष्ट मानसिकता है जो घृणा और बर्बरता की संस्कृति पर केंद्रित है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि जिन्होंने हमला किया क्या उनके घर नहीं है। 9 मई को इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन किया गया। इमरान खान का मकसद अराजकता और अराजकता फैलाना है। जी हाँ, इमरान खान को मिली जमानत पर पाकिस्तानी गृह मंत्री ने कहा कि जब आप जजों को कोर्ट के अंदर आरोपी का अभिवादन करते देखते हैं तो इसी तरह का फैसला आता है। उन्होंने पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए ये सारा का सारा बयान दिया है। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे कतर के प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत बता दें। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी शुक्रवार को अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे। कंधार में कतर के प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। कतर के प्रधानमंत्री के अफगानिस्तान दौरे पर के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि साल 2020 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला था तो दोनों देशों के बीच बातचीत में कतर ने ही मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। कतर के प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अंखुद से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात से संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाने पर चर्चा होगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में भी अफगानिस्तान और कतर के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और इस शांति समझौते में कतर ने ही मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां तुर्की में आज पड़ेंगे वोट। राष्ट्रपति चुनाव में आमने सामने होंगे एर्दोगन और देश के गांधी। बता दें तुर्की में 14 मई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। तुर्की की सत्ता में पिछले 2 दशकों से हावी रेसेप तैयब एर्दोगन एक बार फिर राष्ट्रपति बनने की उम्मीद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें 5 साल और मौका मिले जिससे वो तीसरी बार राष्ट्रपति बन सके। इससे पहले वो 2003 से 2014 तक 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद वो लगातार राष्ट्रपति रहे। अभी तक उनकी लड़ाई कुछ हद तक आसान रहती थी, लेकिन इस बार उनके विरोध में पूरा विपक्ष एक साथ इकट्ठा हो गया है। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी केमल किलिचदारोग्लू हैं, जिन्हें तुर्की के गांधी के नाम से जाना जाता है। केमल किलिचदारोग्लू गोल चश्मे के कारण महात्मा गांधी जैसे दिखते हैं और बेहद विनम्र हैं, इसीलिए उनकी तुलना तुर्की का मीडिया महात्मा गांधी से करता है। शुक्रवार को उन्होंने समर्थकों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित किया। उन्होंने शांति और लोकतंत्र
बहाल करने की कसम खाई। तुर्की में मुख्य रूप से खराब अर्थव्यवस्था, महंगाई और फरवरी में आया विनाशकारी भूकंप एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां तो IMF ने पाकिस्तान के साथ डील कर दी कैंसिल। दिसंबर तक करना होगा $8 अरब का इंतजाम किसी भी कीमत पर। जी हाँ, नहीं तो हो जाएगा डिफॉल्ट। बता दे, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। पाकिस्तान के लिए इस समय यही स्थिति हो गई है। कहां तो वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से $6.5 अरब के बेल आउट पैकेज का इंतजार कर रहा था, और कहां उसे अब $8 अरब का जुगाड़ करना होगा। इसके साथ ही अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ना देने का फैसला कर लिया है और डील कैंसिल हो गई है। पाकिस्तान को दिसंबर 2023 तक इस रकम का इंतजाम करना होगा। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के लिए यह स्थिति काफी मुश्किल होने वाली है। IMF की तरफ से $8 अरब की रकम का इंतजार बाहरी कर्जों की अदायगी के तौर पर करने के लिए कहा गया है। अगले 7 महीनों में यह रकम कैसे चुकाएगी पाकिस्तानी सरकार? शहबाज सरकार के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है। IMF की तरफ से मांग की गई थी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आगामी बजट पर इसकी मंजूरी ली जाए, लेकिन अभी तक ये भी पूरी नहीं हो सकी है। सरकार के सूत्रों की माने तो अब विस्तारित फंड सुविधा की अटकी 9वीं समीक्षा के जल्द पूरा होने की संभावना भी कम हो गई है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें दोस्तों, जहां पाकिस्तान ने जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरों को कर दिया रिहा। बता दें, पाकिस्तानी जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में कराची की एक जेल में बंद 198 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने रिहा कर दिया है और उन्हें वाघा सीमा पर भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। मछुआरों को बृहस्पतिवार शाम में कराची की मलिर जेल से रिहा किया गया। मलिर जेल अधीक्षक नजीर तुनियो ने बताया कि उन्होंने जेल में बंद भारतीय मछुआरों के पहले जत्थे को रिहा कर दिया है तथा मछुआरों के 2 अन्य जत्थों को जून और जुलाई में रिहा किया जाएगा। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां दक्षिण अफ्रीका ने रशिया को हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाने के लिए अमेरिका की निंदा। बता दें, यूक्रेन रशिया के बीच चल रहे युद्ध का अभी कोई अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ दुनिया के कई देश भी गुटों में बट गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका पर रशिया को हथियार आपूर्ति का आरोप लगाया। इसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर अमेरिकी राजदूत को शुक्रवार को तलब किया और आरोप लगाने के लिए अमेरिका की निंदा की। अमेरिकी राजदूत रूबेन ब्रिगेटी ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रशिया को दक्षिण अफ्रीका ने हथियार और गोला बारूद मुहैया कराए थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास सूचना थी कि रूसी पोत लेडी आर को पिछले साल के अंत में दक्षिण अफ्रीकी तट पर सिमोनस टाउन के नौसैनिक अड्डे पर हथियारों से लादा गया था। ब्रिगेडी ने कहा कि हम यानी अमेरिका आश्वस्त है कि हथियार उस जहाज में लादे गए थे और मैं इस दावे की सटीकता को लेकर अपना जीवन दांव पर लगा दूंगा। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां इटली में कुत्तों ने ली बच्चे की जगह। इटली में गिरती आबादी पर पोप फ्रांसिस का यह सबसे बड़ा बयान। पोप फ्रांसिस ने इटली डेमोग्राफिक संकट पर बड़ी बात कही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं। कई घरों में तो पालतू जानवरों ने बच्चों की जगह ले ली है। पोप के साथ स्टेज पर और भी लोग थे जिन्होंने कहा कि वे लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करेंगे। यूरोपीय देशों में इटली एक जैसा देश है जहाँ फर्टिलिटी रेट सबसे कम है। पिछले साल 2022 में इटली में पहली बार जन्म दर 400,000 से कम हो गई, यानी 4 लाख से कम हो गई है। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, जहां ये खबर वाकई में आपको भी चौंका देगी। जी हां, यूएस वित्त मंत्री का शॉकिंग खुलासा। भयंकर कर्ज में डूबा अमेरिका, डिफॉल्टर होने का खतरा, बढ़ेगी दुनिया की टेंशन। बता दें, अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भयंकर कर्ज में डूबे अमेरिका पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। येलेन ने 7 देशों के समूह यानी G7 के साथ साथ भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील के वित्त मंत्रियों के साथ जापान में एक बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कड़ी की चेतावनी जारी किया। वित्त मंत्री जेनेट के अनुसार अमेरिकी सरकार के 31.46 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने से दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। येलेन ने कहा कि इस मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी के असहयोग से संकट खड़ा हुआ है। डिफॉल्ट के खतरे से अमेरिकी सरकार की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आ सकती है, जैसा कि 2011 में कर्ज सीमा बढ़ाने के झगड़े के दौरान हुआ था। ऐसे में दोस्तों आप भी वास्तव में चौंके होंगे कि अमेरिका जैसा देश डिफॉल्ट हो जाएगा तो अन्य देशों का क्या ही होगा। ऐसे में आप लोग कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा अपने भारत देश के लिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बाबा चाप रहे, माफिया हाँप रहे जैसे नारों से बीजेपी ने बांधा समा। आखिर वो स्लोगन जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए। बता दें, यूपी निकाय चुनाव 2023 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। सभी 17 नगर निगम में भाजपा का महापौर बना है। साल 2017 में हुए चुनाव में 16 नगर निगम थी, जिसमें से 14 में भाजपा ने
में जीत दर्ज की थी। यह आगामी लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी था, जिसमें भाजपा और योगी आदित्यनाथ के दिए गए नारों ने समा बांध दिया। आखिर उन नारों के बारे में आपको बता दें जो इस बार लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। इस बार निकाय चुनाव में कई नारे दिए गए, इनमें बाबा चाप रहे, माफिया हाफ रहे, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं किसी की बपौती, माफिया नहीं महोत्सव हमारी पहचान है, ये नारे सबसे ज्यादा बोले गए। जी हाँ, वाकई में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में लॉन्ग लिव योगी जी कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कर्नाटक में हार के बाद अमित शाह जी ने कहा कि राज्य के लोगों के कल्याण और विकास के लिए प्रयास जारी रहेगा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राज्य के लोगों के कल्याण और विकास के लिए प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भाजपा को इतने वर्षों तक सेवा करने का मौका देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा कर्नाटक के लोगों के कल्याण और विकास के लिए प्रयास करती रहेगी। ऐसे में दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछे कि क्या सबसे बड़ी वजह रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्या सबसे बड़ा कारण होगा दोस्तों, इसका आप क्या जवाब देते हैं? हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे, तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर करिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई इस सवाल का जवाब दे सके। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर बता दे, जहां प्रियंका गांधी का कर्नाटक इलेक्शन जीतने पर बयान दिया कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रियंका गांधी का यह बयान बता दे, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। जैसे ही रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिला तो कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। पार्टी की शानदार जीत पर कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को प्रदेश की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह देश को जोड़ने वाली राजनीति की जीत है। शिमला में प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता चाहती है कि उनके जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो और उन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया। जनता अब जागरूक बन गई है, मैं कर्नाटक की जनता को बधाई देती हूँ। उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दिया है कि वो अपनी समस्याओं की राजनीति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। ये दोस्तों कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान था। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो। साथ ही साथ एक और खबर बता दे, जहां पटना आते ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया तेज प्रताप यादव को जवाब, कहा बिहार में हमारी आत्मा बसी है। जी हाँ, बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आने से पहले ही जमकर बवाल हो रहा था, आप सभी जानते होंगे। कहीं समर्थन तो कहीं विरोध जताया जा रहा था। आरजेडी के कई नेताओं ने कहा था कि बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबा के बयान का भी खूब विरोध हो रहा था। बिहार सरकार के मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर बाबा हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट पर ही घेर लिए जाएंगे। इस बीच शनिवार यानी 13 मई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंचे। यहाँ विरोध करने वालों को भी जवाब दिया गया। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी आत्मा है बिहार, सच बताएं आप जैसा हृदय कहीं नहीं है, बिहार में अब बाहर आई है। एक और सवाल पर आरजेडी ने कहा कि आप बिहार में हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं, तो इसके जवाब में बागेश्वर सरकार ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।